नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। शेखर पाखी द संवाद पर आपसे बातचीत हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम हॉस्पिटल पे और यहाँ मौजूदगी जब होती है तो कुछ एक विशेष प्रयोजन होता है और प्रयोजन ये है कि इन दिनों सर्दियों का मौसम है। लगातार आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका जो प्रकोप है वो ये कि पिछले कुछ दिनों से हमें सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो मेरी मौजूदगी यहाँ जब हो रही है तो वह इसलिए कि अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में जो दिमागी रूप से जो परेशानियां हैं वो बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कारण है, क्यों ये चीज़ें एकदम से इतनी तेज़ इजाफा हुआ है इन बीमारियों में, इन परेशानियों में, जानेंगे हम आज। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह गौतम, जो गौतम हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अचानक से ब्रेन स्ट्रोक, बीपी बढ़ना और तमाम ऐसी घटनाएं जो मस्तिष्क से संबंधित हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनमें इतना इजाफा हो गया है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द संवाद पर। धन्यवाद बाकी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कड़ाके की ठंड है इस समय और ठंड का प्रकोप इतना बढ़ रहा है कि लगातार जिलाधिकारी महोदय या स्वास्थ्य संबंधी जो सूचनाएं हैं वो भी जारी हो रही हैं कि अपना ख्याल रखिए, बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए। लेकिन ऐसे मामले आ रहे हैं घर में भी बैठे बैठे अचानक किसी को ब्रेन हेमरेज, अचानक से बीपी बढ़ना, ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। क्यों ये सब चीज़ें एकदम से इतने तेज उछाल हुआ है, ये आपसे जानना चाहेंगे और लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें, ये भी जानना चाहेंगे। अच्छा सवाल है और आप हरदम एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह समाज के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके लिए आते हो और समय मांग के और शायद समाज के लिए कुछ योगदान अपने तरफ से करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आज अगर इस बात को समझना हो तो समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस धरती पे कई तरह के जीव होते हैं। उनमें से हम एक जीव हैं जिनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, है ना। हमारा शरीर या हमारा खून गर्म रहता है। अब हम तब तक ही जीवित हैं जब तक हमारा खून गर्म है। जहाँ खून ठंडा हुआ वहाँ क्लॉट बन जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। अब इस गर्मी को पाने के लिए हमारी शरीर बहुत एनर्जी डिसिपेट करती है, बहुत एनर्जी खर्च करती है, तो गर्मी रखती है। जब बाहर बहुत ठंडा होता है तो अब आप गर्म कैसे रहोगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए गर्मी जरूरी है। तो भगवान क्या करते हैं, वो जो हमारे हाथ और पैर हैं इनकी नसों को, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उन नसों को थोड़ा सिकोड़ देते हैं, जैसे वहाँ खून ज़्यादा ना जाए। नहीं तो वहाँ ज़्यादा खून जाएगा तो ठंड के नाते खून आपका ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो उससे आपको बीमारियां होंगी। तो इससे बचाने के लिए वो आपके हाथ पैर की नसें जो बहुत ज़रूरी उस वक्त नहीं है तो थोड़ा बहुत उसे सिकोड़ देती है। इस सिकोड़ने से अब इमेजिन करो कि एक आपके पास पानी भरा गुब्बारा है और अचानक से हम उसको सिकोड़ने के लिए हाथ से ऐसे दबाएं, तो जब दबाओगे तो एक स्टेज आएगी कि वो दबाते ही फट जाएगा। तो यही हमारे साथ होता है। हमारा हृदय पंप कर रहा होता है खून को, नसें हैं, नसें सिकुड़ती हैं, तो अब क्या होता है, सारा खून हार्ट में जाता है, हार्ट पंप उसी स्पीड में करता है और वो प्रेशर इतना बनता है कि वो नस फट जाती है। अब वो नस फटती है तो सबसे इस धरती पे सबसे अगर ऑर्गन पूछा जाए इंसानों में कौन सा है तो वो है ब्रेन। तो ब्रेन की खून की नसों को इतना सपोर्ट नहीं, तो सबसे पहले वही फट जाती है, या फिर नाक की नस फट जाती है ना। तो यहाँ फट जाती है तो नाक से खून आना या दिमाग का ब्रेन हिमरेज हो जाना, तो ये चीज़ें इस नाते सर्दियों के आने पे बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी फटती नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर जनरेट होता है, सारा जब ब्लड सिकुड़ के हार्ट में आता है तो वो इतने प्रेशर से जब पुश करता है तो बहुत तीव्र स्पीड से ब्लड जब जाता है तो जो हमारी नलियां होती हैं खून की, उनके अंदर काई टाइप से एथ्रोमा कहते हैं उसे, वो लटक रही होती है, वो टूट जाती है, टूटती है, जहां फंस जाती है वहां के आगे खून जाना बंद हो जाता है। तो इसको भी हम कहते हैं स्ट्रोक। ये खून की नस में खून का जम जाना, इस नाते ये स्ट्रोक है। कभी भी दिमाग में खून का संचालन रुक जाए तो उसको हम कहेंगे स्ट्रोक। अब वो दो कारण से हो सकता है, या तो वो खून की नस जो जा रही है वो ब्लॉक हो जाए तो भी रुक जाएगा, या वो वहीं फट जाए तो आगे ब्लड नहीं जाएगा। तो इन दोनों दशाओं में इसको स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। इसलिए ऐसी दशा में न्यूरोसर्जन के पास, एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ न्यूरोसर्जन की सुविधा हो वहाँ जाना इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से भी जिस चीज़ की जरूरत है उसके उल्टा आप कर बैठे तो उसका आपका खामियाजा तुरंत मिल जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ऐसा कुछ हो तुरंत ही जो न्यूरोसर्जरी का हॉस्पिटल हो वहाँ पे आप पहुँचिए, जहाँ पे आपका CT स्कैन हो या MRI हो, और उसके बाद आपका जो
आगे का ट्रीटमेंट हो वो किया जा सके। डॉक्टर साहब, एक जो मैं सवाल था वो ये था, बड़ा कॉमन ये रहा कि जिन लोगों को अचानक से ये स्ट्रोक आ रहा है, वो क्या, हम उनसे कहते हैं कि आपने कोई टेंशन ली होगी, अचानक परिवार के लोग भी कहते हैं किसी टेंशन में रहे होंगे, लेकिन अधिकतर हिस्ट्री ये सामने निकली है, सब कह रहे हैं कि हम बहुत नॉर्मल थे, हमने कोई ऐसा स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं हुई हमारे साथ, हमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो ये अचानक से वो ये कहते हैं कि हम नॉर्मल है, उसके बावजूद हमें ये आ जाना ऐसा, तो उसका जो विशेष कारण वो एक और चीज़ है, हमारे इंडिया में हमारे पूर्वज जो रहेंगे घर में बुजुर्ग, तो उनको क्या होता है, वो कहेंगे कि वो सवेरे उठेंगे तो कितना भी समझाओ, कहेंगे हम ठंडे पानी से ही नहाएंगे। बहुत से लोगों को बड़ा मज़ा आता है, वो ठंडे पानी से नहाने में नोबेल प्राइज़ जीतना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि नोबेल प्राइज़ तो कभी नहीं मिला आज तक किसी को ठंडे पानी से नहाने पे। लेकिन क्या होता है कि जीवन चला जाता है। जैसे आप ठंडा पानी शरीर में डालते हो, शरीर ऑलरेडी तड़फ रहा है अपनी गर्मी बचाने के लिए, और उसी में आप अपने शरीर में ठंडा पानी डाल रहे हो, तो और नसें सिकुड़ेंगी, तो और बीपी बढ़ेगा, तो और फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आप कंडीशन ऐसी पैदा कर रहे हो कि फट जाए। तो इसलिए जब तक ये सर्दी है, इतनी तेज सर्दी है, गर्म पानी से इतना गर्म हो कि आपको जब रखो तो आपके शरीर पे जब पड़े तो आपको इतना कूल महसूस ही ना हो, मतलब गर्मी रहे शरीर में, आपको लगे कि इससे गर्मी मुझे और मिलेगी, ना कि आपकी गर्मी गायब हो, तो आप इतना गर्म पानी से नहाओ। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के ऐसे वो चल रहे, वायरल हो रहे हैं कि नहीं ठंडा है तो ठंडे पानी से नहाना ज्यादा अच्छा होता है। कई लोगों ने इस बात को मतलब सपोर्ट किया है कि ठंड में भी आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है ठंड में। देखो, सोशल मीडिया तो कह रहे हैं ना, दो धारी तलवार है, इसमें तो हर तरह की चीजें मिलेंगी, लेकिन अब इसमें बुद्धिमान हो तो सोशल मीडिया को सुनो, किताबों को पढ़ो और फिर डिसाइड करो। क्या होता है, सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हमारे देश में एक अच्छाई है, आर्टिकल 19 बोलता है कि आप बोल सकते हो, तो बोलो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह है कि बुद्धिमानी यह है कि जो सुन रहा है ना, वो उसको एनालाइज करे, ना कि सोशल मीडिया में कुछ भी बोल दे उसको 100% परफेक्ट मान ले। तो सब ये तो रही सर्दियों की बात। अभी एक जो चल रहा आज के समय में साइकोसिस को लेकर, कि साइकोसिस एक ऐसी बीमारी कह दीजिए, वो आप ज़्यादा अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। इस साइकोसिस को लेकर लोगों में अलग अलग मतभेद हैं, कुछ लोग बाबाओं के पास जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब चिकित्सा परामर्श के अलावा मैं देख रहा हूँ कि नहीं नहीं वहाँ मत जाइए, वहाँ के इनको तो फला जगह झाड़ फूक करा दीजिए, उन बाबा के पास ले जाइए, उस दरबार ले जाइए। बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में इसकी जो पीड़ा मुझे जो व्यक्तिगत रूप में रही वो ये रही कि कई घरों के परिवार के बच्चे अब वो ना तो बोलने लायक बचे हैं, ना चलने लायक बचे हैं, इस स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, साइकोसिस अगर हम देखें तो साइकोसिस को समझना हो तो ये समझो कि जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हो जाना। हम जीवन में जो भी कुछ कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है जी। तो उसके बाद हम कुछ करते हैं। जैसे आपको ठंड लग रही होगी, तभी आप हाथ अपना कोट में डाल दोगे, है ना, या फिर आपको बहुत शोर हो रहा होगा तो अपने कान पे रख लोगे कि कान का पर्दा ना फट जाए। कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद होगा और उसके नाते आप काम करोगे। ये तो हो गया नॉर्मल वे में। लेकिन साइकोसिस एक कंडीशन ऐसी पैदा हो जाती है जिसमें आपको कोई स्टिमुलस नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सोचता रह जाता है। जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा तो उसे ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, है ना, मेरे कहने पे तो पूरा जीवन चल रहा है ना, पूरा समाज चल रहा है। वो हो जाएगा। किसी को कोई अचानक से उठेगा और वो कहेगा, अरे मेरे तो इतना खजाना है, सब मेरे खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। भले उसके पास, बेचारे के पास रहने के लिए एक कमरा हो, लेकिन वो सोचेगा उस रात के बाद से कि मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है और लोग मेरा संपत्ति लूटने के चक्कर में है। तो ये साइकोसिस बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ब्रेन चलने लग जाता है। और इसमें अलग अलग तरह की साइकोसिस हैं और उन अलग अलग साइकोसिस के ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि काउंसलिंग करना। काउंसलिंग के साथ कभी कभी ऐसा होता है, ये जो सर्दियां होती हैं इसमें साइकोसिस की समस्याएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि वही जो चीज़ें समझाई थी शुरू में कि ब्लड सर्कुलेशन के कम होने के नाते ये सब चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो साइकोसिस में भी अब अलग अलग जब हम एनालाइज करते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कौन सी दवा ऐसी है जो इनको इस वक्त सूट करेगी, तो हम वो काउंसलिंग के साथ वो दवाइयाँ दें तो वो पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन
साइकोसिस का ट्रीटमेंट अगर किसी का शुरू हो जाता है तो लंबा चलता है। उसको आप ये नहीं कर सकते कि जुकाम बुखार की तरह 2 हफ्ते खाए छोड़ दिया फिर रिकरेंस हो जाता है साइकोसिस में। तो साल 1.5 साल तक चलानी पड़ती है साइकोसिस की दवाई। एक सवाल मैं फिर जोड़ रहा हूँ इसी से आपको, क्योंकि मैं जब यहाँ आता हूँ तो मेरी भी जिज्ञासा बढ़ जाती है। हाँ, साइकोसिस और डिप्रेशन अवसाद जिसे हम लोग आजकल कहते हैं, इन दोनों में अंतर? हाँ, जैसे मैंने बताया साइकोसिस के पीछे कोई कारण नहीं होता है, डिप्रेशन के पीछे कारण होता है। ठीक। डिप्रेशन के पीछे उसकी मनोदशा कुछ होती है, कोई चीज़ पाने की उसी इच्छा होती है या कोई असफलताएं बहुत मिल गई होती हैं, तो उस नाते उसको एक सोसाइटी से वो कट ऑफ होने लगता है। उसे सोसाइटी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगने लगती, मतलब उसे मन नहीं करता है तो वो कटने लगता है ना। हर चीज़ में उसे इरिटेशन आने लगेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। इस तरह से ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब आप या तो आपका एम कुछ है, आप उसके अकॉर्डिंग जितना मेहनत करना है, जितना सेक्रीफाइस चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा है कि वही मिल जाए और नहीं मिल पा रहा है, तो भी बहुत से लोग साइकोसिस में चले जाएंगे। तो साइकोसिस एस्पेक्ट आगे का है, लेकिन उससे पहले डिप्रेशन भी आ सकता है कि डिप्रेशन आ जाए। मैं तो कहता हूँ डिप्रेशन तो भी ठीक है कि ठीक हो जाता है, साइकोसिस उससे भी खतरनाक हो जाता है ना। तो वो डिप्रेशन उसी के स्टेज में है कि उसका एक स्टेज पहले आपको डिप्रेशन से आएगा कि आप अकेले रहना चाहोगे, मिलना नहीं चाहोगे, ऐसे करने लगोगे, तब वो डिप्रेशन वाला फेज होता है जिसको फिर एनालाइज करके उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो आजकल देखी जा रही है, वो है मिर्गी के दौरे पड़ना। जिस तरह से दौरे आ रहे हैं लोगों को, मैंने पढ़ा कि दौरे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन लोगों ने एक ही बना लिया कि नहीं इसको दौरा पड़ रहा है तो कई बार तो वो ये सोचते हैं कि कोई देवी, कोई देवता या किसी फला जिन ने पकड़ लिया। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने बड़ा देखा है गाँव के माहौल में ये सब चीज़ें, और सही अस्पताल ले जाने के बजाय, सही डॉक्टर की सलाह लेने की बजाय वो किसी और चक्करों में पड़ जाते हैं। वहाँ पर आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, पहले के ज़माने में दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना एक अभिशाप माना जाता था, लोग बहुत बुरा मानते थे और मतलब फैमिली बदनाम हो जाया करती थी, शादियां नहीं हुआ करती थी, ये सब होता था। एस्पेक्ट था पुराना एस्पेक्ट, जब हमें मालूम नहीं रहता था। लेकिन अब जो है, अब जनरेशन जो है, अब हमें मालूम है कि हाँ जो दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ने का कारण ये होता है हमारा दिमाग जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ऑर्गन है जी। अब कोई भी चीज़ आपके घर में हो या कहीं पे भी हो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो आप बताओ, आपको तो 5 साल में या 2 साल में स्पार्किंग कर जाएगा कभी ना कभी। अब सोचो ये शरीर किसी का 40 साल का हो जाता है, किसी का 20 साल का, किसी का 60 साल का, तो क्या इसमें स्पार्किंग नहीं हो सकती? कभी भी हो सकती है। अब स्पार्किंग हो गई तो जिस एरिया में स्पार्किंग होती है वो एक्टिविटी ऑटोमेटिक होने लग जाती है। ऑटोमेटिक मतलब अगर हाथ चलाते हैं तो वहाँ स्पार्किंग होने लगी तो उसका हाथ ऐसे ऐसे अपने आप ही होने लगेगा, है ना। ये हो गया दौरा। या किसी का मुंह चलाने का एरिया में चला गया, वहां पे स्पार्किंग हो रही है तो उसका मुंह हरदम ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो ये दौरा हो गया। तो दौरे के अलग अलग इसीलिए रूप है क्योंकि ये दिमाग जितना भी आप वर्क करते हो उसके लिए एक सेंटर है, और जिस सेंटर में स्पार्किंग होगा वैसा एक्सप्रेशन होगा। तो अब आपके होश में रहने और बेहोश होने की जो दशा होती है उसके भी सेंटर है। अगर उस पर इतना ज्यादा हो जाए, वो फैल जाए, तो आप बेहोश भी उसी के साथ हो जाओगे। तो कुछ लोग ऐसा होता है बेहोश भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हाथ पैर ऐसे हिलते हैं। कुछ लोग ऐसा होगा बैठे हैं, सब लगता है सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना कुछ सुन रहे हैं ना कुछ, बैठे ही है बस। तो क्या हो रहा है, उनके सुनने और समझने की क्षमता जो एरिया वाला उसमें हो रहा है, तो वो उतने देर के लिए उनका सुनना समझना बंद हो जाता है, तो वो भी दौरा है ना। तो इस तरह से कई कारण हैं, मतलब इतने हैं कि हमें भी जीवन में लगभग 10-12 साल लग गए इसको पूरा अच्छे से समझने में। लेकिन इसका जो पब्लिक के लिए मैं सोचूंगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, पहला तो ये दिमाग में हटा दें कि इसका कोई ये कोई अभिशाप है, ये हो सकता है किसी के साथ हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा चीज़, आज के मॉडर्न ज़माने में इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, कंट्रोल हो जाता है। दवाइयाँ एक खाते रहो, आप स्वस्थ रहोगे, ज़्यादातर आपके दौरे बंद हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर एक जो एस्पेक्ट में बहुत देखता हूँ और मुझे बहुत बुरा सा भी लगता है, जैसे मैरिज जब हम लोग करने जाते हैं, मैरिज जब करने जाते हैं तो क्या होता है, एक लड़का है एक लड़की है, अब मैरिज कर रहे हैं तो मान लो लड़के को हो या लड़की को हो, अब ये लोग अपने आपस में ये चीज को शेयर नहीं करते, चाहे लड़के में चाहे लड़की में दौरे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, पहले नहीं शेयर करते। फिर जब इनकी मैरिज हो जाती है
तब जब ये दौरे पड़ते हैं तो एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये चीज सोसाइटी की सबसे खराब चीज है। देखो, मैरिज होती है एक दूसरे के कठिन समस्याओं में खड़े होके हेल्प करने के लिए होती है। अब कोई इस धरती पे परफेक्ट नहीं है, हर आदमी में कोई ना कोई बीमारियां हो सकती है ना। तो एक्सेप्ट तो करना ही होगा कि भाई ठीक है, मुझे पसंद है, तो थोड़ा उसमें अगर एक दौरे की है समस्या तो वो एक टैबलेट खाती रहेगी जीवन में, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप उसके लिए जीवन भर के लिए अगर कमा के उसके लिए, उसके बच्चों के लिए करने की हिम्मत रखते हो, तो क्या हुआ कि उसको दौरे पड़ जाए तो 2 टैबलेट नहीं दे सकते हम सुबह शाम। इसको अपने ब्रॉड माइंड करना है हमें कि हाँ, हम एक जिम्मेदारी लेने के लिए हम कर रहे हैं, और जिम्मेदारी लेने के लिए जब कर रहे हैं तो उसमें सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता है। आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो होल सोल उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है जो अच्छाइयां हैं उसको एंजॉय करो, जो बुराइयां हैं उसको धीरे 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 करके वो उसकी कम हो सकती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो पार्ट है कि दौरे पड़ जाए तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, इन्होंने पहले बताया नहीं और ये हो गया, और शादियां टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, उनके ऊपर केस कर दिए जाते हैं, डोरी का फर्जी केस कर दिया जाता है, ये सब सोसाइटी का एक गंदा एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। जबकि मैं अपने ओपीडी में हरदम समझाता हूँ, पढ़ रहा है तो आप चाहे शादी करने जा रहे हो वहां बताओ, आप कहीं किसी कॉलेज में हो वहां बताओ, क्योंकि पता होना चाहिए कि आपको दौरा पड़ता है। क्योंकि अगर आपको पड़ गया और मालूम है लोगों को दौरा पड़ता है तो फटाफट आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मालूम नहीं तो पता चला आप एनालिसिस करने बैठ गए, किसी हॉस्पिटल में नजदीक के चले गए, जिसे नहीं मालूम है उसने कुछ और दवाई दे दी, वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर पड़ता है दौरा तो ये अभिशाप नहीं है, आप जहां रहो लोगों को पता रहे कि पड़ता है, जिससे कि आप ऐसे समस्या में पड़ो तो फटाफट दवाई मिल जाए करे। तीसरा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, करें क्या अगर किसी को पड़ जाए। तो जब किसी को दौरा पड़ जाता है और अगर वो बेहोश हो जाता है तो आप उसको करवट में लिटा दें। करवट में मतलब एक साइड मुंह करके लिटा दे, जिससे कि मुंह का जितना भी सिक्रेशन है, थूक है, वो बाहर निकले, ना कि अगर ऐसे लिटा दोगे तो वो सांस के रास्ते जाएगा। इसलिए उसे करवट में लिटा के मुंह नीचे की ओर कर दे, जिससे सारा सिक्रेशन बाहर आ जाए, मुंह का जो लार्वा है, थूक है, वो सब बाहर आ जाए। और उसके हाथ पैर को जकड़ने की कोशिश ना करे। अगर वो हाथ पैर ऐसे से हिला रहा है तो वो, क्योंकि वो नहीं हिला रहा है, वो दिमाग में स्पार्किंग हो रही है इसलिए हो रहा है। उसको आप जकड़ेंगे तो क्या होगा कि मांसपेशियां तो उसे खींचेंगी, और आप जकड़ेंगे तो क्या होगा, या तो लिगामेंट उसका टूट जाएगा, या उसका बोन टूट जाएगा, या जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। तो उससे क्या है, दौरे तो 5-10 मिनट में मान लो ठीक भी हो जाते हैं, 80-90% तो 2 मिनट 3 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं। और मान लो 2-3 मिनट में ठीक हो जाना है, लेकिन आपने जकड़ के तो उसका हड्डी ही तोड़ दी या उसका वो कर दिया, तो आपने तो उसको एक ऐसा डैमेज दे दिया जिसका इलाज जिंदगी भर चलता है। अक्सर लोग मुट्ठी बंधे खोलेंगे जबरदस्ती, हाथ पकड़ के ऐसे लगा देंगे, मतलब जितना फोर्सफुली उस पे पैर सीधे कर देंगे, ये सीधा करेंगे। ये सब कुछ नहीं करना है, बस वो देखते रहिए कि कोई कहीं ऐसा हाथ पैर ना लगे जिससे नुकसान हो जाए। दांत बंद है तो चम्मच से मैंने देखा है, हाँ, ये भी नहीं करना, चम्मच से मुंह खोला जाता है। हाँ, चम्मच से मुंह खोलेंगे। फिर जो बेहोश है, कुछ नहीं है, उसके मुंह में पानी डाल रहे हो, अब बेचारे की निगलने की क्षमता ही नहीं है और आप उसके मुंह में पानी डाल रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, सीधे सांस के रास्ते जाएगा, वो निमोनिया होगा उसे। तो इसलिए ना उसके मुंह में कुछ डालना है, ना उसके मुंह में चम्मच डालना है, ना उसके हाथ पैर को जकड़ना है। और एक लास्ट और वो भी है कि आप जूते या कुछ गंदी चीजें सूंघाना, ये सब चीजें, ये सब भी नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप ही होश में आ जाता है। अगर नहीं होश में आता है, बगल के हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, जहां पे भी है न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहां पहुंच जाओ, वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, वो ठीक हो जाता है। सीटी कर लेंगे, MRI कर लेंगे, या अकॉर्डिंगली दे देंगे। हमारे यहाँ पे कीड़े के अंडे बहुत कॉमन है, उससे हो जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, है ना, 6 महीने दवाई खा के अपना ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेके हमें थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली होना है दौरे के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात और मेरी ये कि पैरालाइज जब कहा जा रहा है कि फालिस बोल दिया हिंदी में अधिकतर लोगों ने, ये बड़ी कॉमन समस्या है। इसमें लोग कहते हैं कि नहीं वो तो ठीक हो गया, उसको भी फालिस आई थी, डॉक्टर के पास मत ले जाओ, वहां ले गए, उन्होंने तेल की मालिश की, उन्होंने दवा दी और वहां से ठीक हो गया। जबकि जब इसका दूसरा पहलू देखा जाता है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दिमाग की कोई नस फटी होगी, अचानक से बीपी बढ़ा होगा, तो उस पोर्शन का, उसके अपोजिट साइड ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। जैसे हमने कहा कि लेफ्ट साइड पूरा काम नहीं कर रहा है या एक हाथ काम नहीं कर रहा है। इस पे थोड़ा सा आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, इसको लेकर के ये क्या है वास्तव में, और जो लोग कह रहे हैं वो क्या है, दोनों चीजों में। अच्छा, एक कंसेप्ट समझो कि अगर किसी को हम 2 तल्ले से कहीं कूद जाओ, अगर 10 लोग कूदेंगे, है ना, हो सकता है कि 10 में से 8 लोगों की टांग टूट जाए,
एक आध की ना टूटे। तो आप क्या कहोगे इसका मतलब? एक आध की नहीं टूटी इसलिए कहोगे अब और कूदो, क्योंकि दो की तो नहीं टूटी। तो ये संसार में जब हम वर्क करते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ता है मेजोरिटी के साथ क्या हो रहा है, इक्का दुक्का में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी फालिज मारता है तो उसका कारण खून का रुकना या नस का फटना होता है। कितनी मोटी नस, कितनी बड़ी नस और कितने ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, इसके हिसाब से आपके सिम्टम होते हैं, इसके हिसाब से आपकी रिकवरी होती है। अब मान लो आपकी कोई छोटी सी नस कोई फटी थी और वो आपने उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं लिया और मान लो किसी का तेल लगवाते रहे और ठीक हो गए। वो तेल से नहीं ठीक हो गया, क्योंकि वो शरीर ने अपने आप अडाप्ट कर लिया उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा था, शरीर को अडाप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसने अडाप्ट करके अपने को ठीक कर लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ने अगर ठीक कर लिया कि सबके लिए वो पॉसिबल है। मैं यहाँ रोक रहा हूं आपको, ये कंफर्म है कि नस फटेगी, अगर या तो फटेगी या ब्लॉक होगी। ब्लॉक होगी, हाँ ये तो है, ये तो होता ही है। अब ब्लॉक भी दो तरह की होती है, टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है ना। तो ये होगी। अब दूसरी बात ये, अगर आप नहीं जाते हो डॉक्टर के पास और किसी के पास तेल लगा के आप खुश हो गए, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपका इस बार कहीं ब्लॉकेज से ऐसा हुआ था। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीटी स्कैन करता, देखता और पता चलता कि ब्लॉकेज से हुआ, तो एक वो अच्छा सा खून पतला करने की दवाई शुरू कर देता, जिससे कि अगला अटैक ना पड़े, है ना, आगे आपका जीवन सही से निकल जाए। अब क्या होगा, आपने तो ये कराया नहीं, आपने दवाई खा के खुश हो गए कि मतलब तेल लगवा के खुश हो गए, लेकिन वो जो एरिया स्टेनोज्ड हो रहा था और आपने ब्लड पे भी ध्यान नहीं दिया, तो अब की बार जब होगा वो ज्यादा बड़े एरिया में होगा, अगला स्ट्रोक और भयंकर आएगा। तो ये जो किसी भी बीमारी का एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंशन, है ना। ट्रीटमेंट कुछ बीमारियों का हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जिनका नहीं हो सकता तो उनका प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी होता है। जब ट्रीटमेंट नहीं है तो प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है ना भाई, हो ना उसमें ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप एक स्ट्रोक पड़ गया तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगला स्ट्रोक और खतरनाक पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, उसका एटलीस्ट उसको मौका मिलेगा, उसी वक्त उसने देख लिया, छोटे से स्ट्रोक में ही समझ में आ गया कि इसके खून की ब्लॉक हो रखा था, इसने खून पतला करने की दवाई दो। नस फट गई थी तो ध्यान देगा कि यहाँ की नस फट गई थी, एसेस करेगा कि इसका बीपी क्यों बढ़ा था, कार्डियोलॉजिस्ट वाले देखेंगे इनका बीपी क्यों बढ़ रहा था, बीपी कंट्रोल करने की एप्रोप्रिएट दवाई देंगे जिससे कि अगली बार ऐसे झटके से ना बने। तो डॉक्टर जो होगा उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के लिए आपको बताएगा, और वो आपको लॉन्ग टर्म जिंदा रखेगा। जीवन में अमर कोई नहीं है, लेकिन मैं दो चीजें कहता हूं, एक साथ चले तो आप किस्मत वाले हो। आपकी जान या जो आपकी किस्मत मतलब जीवन है वो, और आपका शरीर, दोनों एक साथ जाए और एक साथ खत्म हो जाए, आप बहुत किस्मत वाले हो। कभी कभी जो ये मतलब जो हमसे ये लापरवाहियां हो जाती हैं, इसमें क्या होता है, जीवन हमारा रह जाता है, शरीर साथ छोड़ता चला जाता है, ये हमारे लिए बोझ बन जाता है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बोझ बन जाता है। तो इसलिए अगर हम 100% परफेक्ट रहे तो भी इसको हम 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह कम कर पाएंगे। तो कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस परिवार के लिए, उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है ये। ठीक, तो सब एक अच्छी बातचीत आपके साथ हुई है। जाते जाते फिर मेरा वही सवाल जो शुरू में हमने बातचीत की थी, इस मौसम में क्या ऐसी लापरवाहियां जिस पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे क्या कारण जो आप बताएंगे, सावधानियां जो आप कहना चाहेंगे कि इस समय लोगों को ध्यान देना, विशेषकर बुजुर्ग पर ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हालांकि नई एज में भी देखा जा रहा है, लेकिन अधिकतर केस बुजुर्गों के आ रहे हैं। तो इस समय क्या एक मैसेज, एक संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं सभी को यही बोलूँगा, सबसे पहला कि आजकल जितना भी हो गर्म कपड़े अच्छे से पहनो, है ना, और घर में गर्मी रखो, ठंड में जाने की कोशिश मत करो। और जैसे होता है मॉर्निंग वॉक करने जाना होता है तो अब थोड़ा वेट कर लो, घर में ही घूम लो। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें भी आप जरूर ही चले जाओ, 2-4 दिन अगर नहीं जाओगे, घर में ही घूम लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करो, जिससे आपके बॉडी को, आप जब नहाओ तो और गर्मी मिले, जिससे कि आप और दिन में अच्छे से चल सको। और तीसरी बात, बच्चों पे और बुजुर्गों पे स्पेशल ध्यान देना कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और आजकल जब सर्दियां होती है, फॉग होता है, तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो इस पे भी याद रखें कि अब आप अगर गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी अगर पहले 40 किलोमीटर से चला रहे थे पर आवर, तो अब आप 20 किलोमीटर पर आवर में चलो, बहुत सावधानी से चलो, क्योंकि एक्सीडेंट भी इसी मौसम में ज़्यादा होने लगते हैं। एक की गाड़ी पे ठुकती है, दूसरी भी तेजी से आ रही थी वो भी ठोकती है, तीसरी भी ठोकती है। अभी देखा होगा आपने एक्सप्रेस वे पे कितना हुआ। तो इसलिए आप जब सवेरे चलते हो तो बहुत स्लो चलो, जल्दी मत मचाओ, जिससे कि आप एक्सीडेंटल इंजरीज से भी बचे रहो। चलिए डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम ये चर्चा फिर किसी नए मुद्दे पर नई बातचीत करेंगे।
तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे चैनल पे बना रहे, ये विशेष आपसे निवेदन रहेगा। धन्यवाद पाकी जी, और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से आपको नया वर्ष मंगलमय हो, और पाखी जी की जो इच्छा है कि आप लोग स्वस्थ रहें, तो हमारे से जो लेके जा रहे हैं खजाना, इसका इस्तेमाल करें और कम से कम लोग बीमार पड़ें, जिससे हमें भी खुशी होती है, हमारे सब लोग स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सुनील सिंह गौतम, और हम मौजूद थे गौतम हॉस्पिटल में, और बातचीत जो हुई है वो आपने देखा कि इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक को लेकर जो परेशानी है, जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही थी। तो द संवाद की टीम को ये लगा कि एक बार एक हेल्थी बातचीत, एक स्वस्थ चर्चा इस पर होनी चाहिए, तो हम पहुंच गए, और ऐसे ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सेहत की बात डॉक्टर्स के साथ, और अलग अलग जगह से हम आपको इसकी जो वीडियोज़ हैं, जो इस पर चर्चा है, परिचर्चा है, वो दिखाएंगे। लेकिन वो स्वस्थ बातचीत होगी तो ही हम आपको दिखा पाएंगे। हम किसी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को लेकर स्वार्थ लाभी नहीं है। हम केवल ये चाह रहे हैं कि क्षेत्र में जो समस्याएं अभी स्वास्थ्य को लेकर पैदा हो रही हैं, उनमें एक कोशिश ये रहे कि अपनी सावधानियों से हम कितनी चीज़ें सीख पाएँ। तो फिर से हम गौतम हॉस्पिटल में थे, कार्डियोलॉजी का भी है और कार्डियोलॉजी भी। हाँ, बात ख़त्म होने से पहले मैं बता दूं कि कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ शुरू हो चुका है, और एक बढ़िया डिपार्टमेंट आप देखेंगे कुमाऊं में लगभग। और मैं किसी और अस्पताल की बात क्या करूं, लेकिन गौतम हॉस्पिटल में जो आया है, और सर कुछ नई चीज़ें मैंने देखी हैं अभी पिछले दिनों, क्योंकि मरीज जो हैं उनके खुद आगे से जवाब आ रहे हैं, उनकी तरफ से उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो वो सर अभी बताएंगे। सर कैसा है इस समय डिपार्टमेंट आपका? डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत सपोर्ट है, और बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पेसमेकर भी लगाया, जिसका हृदय हमारे इमरजेंसी में आते आते बंद हो गया। यहाँ पे हमने CPR किया, CPR करके टेम्परेरी पेसमेकर लगाया, हार्ट को चलाया, फिर लेके गए हम अपने कैथ लैब में। फिर वहाँ पे चलाते चलाते हम लोगों ने पेसमेकर लगा के, परमानेंट पेसमेकर लगा के, फिर उस बेचारी लेडी को बचाया। वो जब खुश होके इंटरव्यू दे रही थी तो उसके आंखों से आंसू आ रहे थे जब वो फॉलोअप में आई थी। और वही जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वही सबसे बड़ा जो हमारा होता है ना, हमारे लिए प्रमोशन या हमारे लिए काम करने की इच्छा को और जगाता है। ऐसे और एक पेशेंट आए थे अभी परसों या नरसों, उनका भी ऐसे ही हुआ कि आए, जैसे वो आते ही उनको भी यही सब चेस्ट पेन हो रहा था। रात में 2-3 जगह गए, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे जब पहुँचे, तब तक बहुत ही ज़्यादा डल हो चुके थे। उनको भी किया गया एंजियोग्राफी के लिए, लगे हाथ एंजियोप्लास्टी की गई, और वो भी अब स्वस्थ होके गए। तो इस तरह से एंजियोप्लास्टी भी खूब अच्छे से हो रही है, लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं। एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, पेसमेकर इम्प्लांट कर रहे हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि कल एक पेशेंट आया जिसको बेचारे को इन्फेक्शन हुआ, पूरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया, और इतना हो गया कि पूरा का पूरा भर गया और उसका सांस लेना बंद हो गया। वो बहुत अस्पतालों में घुमा, सब लोगों ने उसे मना करते रहे। कल बेचारा यहाँ पे रात को 2 बजे आया है, और 2 बजे जब आया है तो जब लेके हम घुसे हैं, मतलब हॉस्पिटल में लिया है, तभी वो अरेस्ट हो रखा था। तब लेके हम लोगों ने अर्जेंटली उसको ट्यूब डाला, अर्जेंटली CPR किया, किसी तरह वेंटिलेटर पर रखा। अब होश में आया, अब उसका ट्रेकोस्टोमी करेंगे, इलाज करेंगे, तब वो ठीक होगा। तो डेडिकेशन डॉक्टरों के लिए बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन होने के बाद तभी समाज में लोग जब आपको खुशी के आंसू दिखाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। और मैं अपने अस्पताल से तो यही एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर आए, उस अगर इस चीज़ को एंजॉय करना चाहें तो मैं मोस्ट वेलकम कहूँगा कि बहुत अच्छा काम होगा। समाज के लोगों को स्वस्थ करें और उनकी खुशियों को अपनी खुशियों में शामिल करें, यही एक अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा समाज होगा। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग नहीं समझ पा रहे, हार्ट मतलब दिल के संबंधित जितनी भी परेशानियां थी, जो कि गौतम हॉस्पिटल आप जानते हैं न्यूरो के लिए बहुत फेमस है, दिमाग की जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए बहुत फेमस है। लेकिन अभी सर ने यहाँ पे दिल के संबंधित जो परेशानियां हैं उनको लेकर भी अपना नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसमें बहुत कम समय में नए कीर्तिमान अस्पताल द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं। पेसमेकर संभवतः सर यहाँ पहली बार लगा है, मुझे लग रहा है इस रीजन में हमारे। अब औरों का तो मुझे नहीं मालूम है। संभवतः ये जानकारी हमें जो मैं अभी तक मेरे पास है वो ये कि शायद पहली बार इसी अस्पताल में लगा है, क्योंकि पेसमेकर यहाँ नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व में एक बड़े नेता को भी हार्ट अटैक आया, तो एक प्रसिद्ध दूसरे अस्पताल में वो थे, लेकिन उन्हें अच्छी सुविधाओं के चलते दिल्ली रेफर कर दिया गया था। तब हमारे यहाँ ये शुरू नहीं हुआ था। तो मैं ये मानता हूँ कि
गौतम हॉस्पिटल नए चीज़ों को शुरू से लेकर अब तक चीज़ों को गुणवत्ता को अच्छे करने में लगा हुआ है और उसका जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम है, हम सब डेली देखते हैं। अच्छी बातचीत आप देख रहे थे, गौतम हॉस्पिटल में हम बैठे थे। फिर किसी नई बातचीत के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिए। नमस्कार।